दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश, ठीक है, जिसे बोला जाता है गुप्त वंश। ठीक है, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं हम इधर उधर की बातें ना करके। ठीक है, चलिए। देखिए दोस्तों, जो कुषाण साम्राज्य था, ठीक है, कुषाण साम्राज्य है ना, तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत में किसी बड़े साम्राज्य का अस्तित्व नहीं रहा। ठीक है, जब कुषाण साम्राज्य के बाद भारत में किसी बड़े साम्राज्य का अस्तित्व नहीं था, किंतु गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ ही पुनः राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। गुप्त शासकों ने दिग्विजय कर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर लिया था। इनका उदय जो है वो तीसरी सदी के अंत में होता है। कब होता है? तीसरी सदी के अंत में इनका उदय होता है। किसके निकट होता है? कौशाम्बी के निकट। ठीक है, जाति, तो गुप्तों की जाति क्या थी, तो इनमें विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। ठीक है, के.पी. जायसवाल बोलते हैं कि ये लोग जाट थे, और डॉक्टर राय चौधरी बोलते हैं कि ये लोग ब्राह्मण थे। गौरी शंकर ओझा बोलता है कि ये लोग क्षत्रिय थे। ठीक है, शमीला थापर बोलता था कि ये लोग वैश्य थे। ठीक है, तो जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें मतभेद था। ठीक है, अगला चलते हैं उत्पत्ति के स्रोत। जो इनकी उत्पत्ति है उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या नाम है? आर्य मंजूश्री कल्प। बौद्ध धर्म ग्रंथ नाम है आर्य मंजूश्री कल्प। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है जैन ग्रंथ हरिवंश और कुवलय माला। ठीक है, हरिवंश और कुवलय माला, इसे भी याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के स्रोत में हमने देखा बौद्ध धर्म ग्रंथ आर्य मंजूश्री कल्प और जैन ग्रंथ हरिवंश और कुवलय माला। लौकिक साहित्यों की बात करें तो उसमें जो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम है, जो कि एक नाटक है जिसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। किस साहित्य में? विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में। यहाँ से भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, उत्पत्ति के स्रोत के बारे में, उसके बाद हम अगला आगे चलते हैं। ठीक है, अभिलेखी साक्ष्य की बात करें, ठीक है, तो समुद्रगुप्त का आता है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का क्या? प्रयाग प्रशस्ति, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद कुमारगुप्त का था एक विलसण स्तंभ लेख। क्या था? विलसण स्तंभ लेख। और स्कंदगुप्त का था भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, इन जो गुप्त वंश के ही शासक थे, इनमें अभिलेखी साक्ष्यों से पता चलता है कि गुप्त वंश के जानकारी के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का। ठीक है, उदयगिरी अभिलेख जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का था, और कुमारगुप्त का विलसण अभिलेख। ठीक है, कुमारगुप्त का विलसण अभिलेख, विलसण स्तंभ अभिलेख था, और स्कंदगुप्त का था भीतरी स्तंभ लेख। इन सब में इसके गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके समय एक विदेशी यात्री आया था, ठीक है, जिसका नाम था फाह्यान। क्या नाम था? फाह्यान। ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। इसके अलावा हेन सांग भी आया था। हेन सांग कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। हेन सांग आया तो फाहान था, लेकिन हेन सांग ने भी एक बात कही थी कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऐसा कहा था किसने? हेन स्वांग ने बोला था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया है। अब हम गुप्त शासकों के गुप्त काल में जो प्रमुख शासक हुए, ठीक है, गुप्त काल में जो शासक हुए और उनका कार्यकाल, उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे शासक होता है श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जी जो कि क्या है? संस्थापक भी है। ठीक है, गुप्त वंश का इसे आदि राज भी कहा जाता है। किसको? श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच। ठीक है, उपरोक्त दोनों शासकों ने महाराज की उपाधि धारण की। तो ठीक है, श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ने क्या किया था? महाराज की उपाधि धारण किया था। तीसरे नंबर पे आता है चंद्रगुप्त प्रथम। फिर इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आता है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आता है कुमारगुप्त। कुमार के बाद स्कंदगुप्त,
स्कंद के बाद भानुगुप्त, भानु के बाद विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, परंतु वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो वास्तविक संस्थापक बताना है आपको चंद्रगुप्त प्रथम को। हालांकि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। ठीक है, तो एक बार और शासकों को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है श्रीगुप्त, फिर आता है घटोत्कच। ठीक है, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, श्रीगुप्त और घटोत्कच ने। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्र प्रथम के बाद आता है समुद्र, समुद्र के में आता है, समुद्र में थे राम, राम ठीक, राम के मुख पे चंद्र जैसा था। ठीक है, उसके बाद कैसा था? वो कुमार था। उसके बाद स्कंद वगैरह वहाँ पे उन्होंने खाए। फिर वहाँ से भानु को भानु आए। ठीक है, फिर विष्णु जी भी आए। ऐसे करके याद रख सकते हो इसका क्रम। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। सबसे पहला शासक देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है, इसने क्या किया था? इसने जो लिच्छवी कुल की कन्या कन्या थी कुमार देवी, ठीक है, लिच्छवी की कन्या कुमार देवी, इनसे क्या किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी जिसे बोला जाता है महाराजाधिराज। कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। ठीक है, अगर विशेष बात करें तो इसने गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? गुप्त संवत चलाया था। और कब चलाया था? 78 ईस्वी के बीच। ठीक है, गुप्त संवत और शक संवत में अगर बीच समय का अंतर पूछ दे तो आपको बताना है गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। ठीक है, उसके बाद अगला शासक पे हम आएंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला शासक कौन है? समुद्रगुप्त है। ठीक है, इसे तो आप जानते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता था? कहा जाता है नेपोलियन। और ये किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और समुद्रगुप्त को धरणी बंद भी कहा जाता है। धरणी बंद, इसका वास्तविक लक्षण है धरणी बंद, यानी पृथ्वी को बांधने वाला शासक। पृथ्वी को बांधने वाला शासक कहा जाता था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी परम भट्टारक। किसने? परम भट्टारक, अर्थात विक्रमांक और अश्वमेघ जो करता है ना, उसको परम भट्टारक कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने ये उपाधि धारण किया था। और समुद्रगुप्त ही था जिसने विश्व विजय का सपना भी देखा था। ठीक है, सिकंदर की तरह ये समुद्रगुप्त विश्व विजय का सपना देखता था। दक्षिण को जीतने वाला प्रथम भारतीय शासक था। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र को जीतने वाला ये जो समुद्रगुप्त है, ये प्रथम भारतीय शासक था। और इसने क्या है? साम्राज्यों को, उनके शासकों को, समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जो जीते हुए राज्य था उनको वो उनके साम्राज्य जो है इसको क्या करते थे? उन शासकों को ये वापस कर देते थे बाद में। इसने अपने दक्षिण विजय के अभियान, ठीक है, इसने अपने दक्षिण विजय के अभियान 3 नीतियाँ चलाई थी। ठीक है, पहली नीति थी ग्रहण, यानी शत्रु पर अधिकार करना। दूसरी नीति थी मोक्ष, यानी शत्रु को मुक्त कर देना। और तीसरी नीति थी अनुग्रह, यानी राज्य को लौटा देना। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की ये 3 नीतियाँ चलती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त की इस नीति को हरिसेन ने ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से दिए थे। ठीक, जो समुद्रगुप्त की इस नीति को किसने? हरिसेन जो कवि था, उसने कहा कि जो समुद्रगुप्त की नीति है, ये तीनों नीति को हम ग्रहण मोक्षानुग्रह कह सकते हैं, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त नेपोलियन, भारत का धरणी बंद के नाम से जाना जाता था, परम भट्टारक की उपाधि धारण की, विश्व विजय का सपना देखा। उसके बाद समुद्रगुप्त के ही बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय के समय वहाँ का शासक अगर आपको पूछ दे तो वहाँ का शासक था महमूद। कौन था? महमूद। ठीक है, वहाँ शासन करता था दक्षिण में। समुद्रगुप्त जो है वैष्णव धर्म का प्रबल समर्थक था। ठीक है, और समुद्रगुप्त किस धर्म को मानता था? विष्णु धर्म को, विष्णु जी के धर्म को मानता था ये। और इसने वीणा वादक तथा गरुड़ चिन्ह युक्त सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त ने कैसे सिक्के चलाए? वीणा वादक और गरुड़ चिन्ह युक्त सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है एक संगीत प्रेमी था। इसे कविराज और बहु कविता की उपाधि भी दिया गया था। तो परम भट्टारक के अलावा समुद्रगुप्त ने कविराज और बहु कविता वाली कविता की उपाधियां भी धारण की थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी, जो उसे मिली।
ठीक है। श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन। इसने बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी, ठीक है, जिसे अनुमति दे दिया समुद्रगुप्त ने, ठीक है। समुद्रगुप्त के चारण कवि था हरिशरण, ठीक है। समुद्रगुप्त का चारण कवि आपको पूछे तो आपका नाम बताना है, हरिशरण, ठीक है। और हरिशरण ने अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अभिलेख खुदवाया था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का जो कवि था हरिशरण, इसने अशोक का जो प्रयाग स्तंभ लेख था उसमें समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसको खुदवाया था अशोक के अभिलेख में हरिशरण ने, ठीक है। इसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी हम समुद्रगुप्त का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ठीक है, समुद्रगुप्त ने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, ठीक है। और समुद्रगुप्त को गणराज्यों के अंत के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। क्या माना जाता है कि गणराज्यों का अंत कर देता था कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। हालांकि ये बाद में उनको वापस कर देता था, ठीक है, लेकिन गणराज्यों के अंत के लिए किसे जाना जाता था, ऐसा प्रश्न अरे करे तो आपको उत्तर देना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित एक शासक था कांची का शासक, जिसका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था, विष्णुगुप्त, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कितने युद्धों का, 100 युद्धों का विजेता माना जाता था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। इसका प्रसिद्ध मुद्रा था गरुड़, ठीक है, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता एवं वीणा शरण, ठीक है। इसमें गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थी। समुद्रगुप्त के बाद शासक आता है रामगुप्त, ठीक है। रामगुप्त कौन था, तो ये समुद्रगुप्त का ही पुत्र था या उसका अधिकारी था बोल सकते हैं। ये जो समुद्रगुप्त था ये अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ था, ठीक है। शकों से चंद्रगुप्त द्वितीय ने बचाया, ठीक है। तो जब शकों ने आक्रमण किया तो ये क्या असमर्थ हो गया, ठीक है। तो शकों से क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन्होंने रामगुप्त की रक्षा किया, नहीं तो जो समुद्रगुप्त है इसको शक द्वारा ही हरा दिया जाता। विशाखदत्त कृत देवी चंद्रगुप्त में इसका उल्लेख है कि रामगुप्त डरपोक टाइप का शासक था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी रक्षा की थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी, ठीक है। अंत में ये क्या करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या कर देता है, भाई तू नहीं चला पाएगा करके, अंततः ये हत्या कर देता है। और उसकी जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से ये क्या कर लेता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विवाह कर लेता है। इसने उत्तर के 10 गणराज्यों का अंत कर दिया, ठीक है। उत्तर में जो 10 गणराज्य थे उनका अंत कर दिया और उपाधि धारण कर ली गडारी की, ठीक है। किसने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। फिर गुप्त शासकों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, ठीक है। इनकी पहली राजधानी तो थी पाटलिपुत्र, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी जो था उसको अपनी दूसरी राजधानी बना लिया, ठीक है। इसी कारण इसे इसीलिए इसे एक उपाधि दी गई थी उज्जैनपुर वराधीश्वर, ठीक है। अपनी दूसरी राजधानी बनाने के कारण ये राजधानी उपाधि प्राप्त करता है, ठीक है। यह जो है ये भी क्या था, वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था और इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, तो वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म को भी क्योंकि इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, इसलिए इसने साथ ही साथ वैष्णव धर्म के साथ शैव धर्म को भी प्रधानता दिया, ठीक है। और इसका प्रधान सचिव अगर आपको पूछे चंद्रगुप्त द्वितीय का तो वो था वीरसेन, ठीक है।
ठीक है, हमने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, अर्थात इसने वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म को भी समर्थन दिया था। ठीक है, इसका प्रधान सचिव था वीरसेन व बौद्ध सेनापति आम्रकारदाव। ठीक है, धर्म को भी संरक्षण दिया। तो इसका जो वीर सेनापति था वो क्या था, वो सचिव था, साथ ही साथ जो इसका सेनापति था आम्रकारदाव। ठीक है, ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इनको भी इसने संरक्षण दिया। ठीक, और शकों को पराजित किया। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में याद रखना है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण था कि इन्होंने शकों को क्या किया, पराजित कर दिया और भारत से बाहर फेंक दिया, किनको, शक लोगों को। और इसी कारण इनको शकारी की उपाधि भी उपाधि मिली थी। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, जब इन्होंने शकों को पराजित कर दिया उसके बाद इसने चांदी के सिक्के चलवाए जिसका नाम रूपर्क था। क्या था, रूपक था, तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और यहीं पर इन्होंने फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकों को पराजित किया, शकारी उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलवाए जिसका नाम रूपक था। और फिर इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली थी। अपने सिक्कों में इन्हें सिंह का वध करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न करें कि सिंह का वध करते हुए किस शासक को दिखाया गया है, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, अपनी पुत्री प्रभावती। ठीक है, इसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन। ठीक है, वाकाटक नरेश रुद्रसेन, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित था ये रुद्रसेन। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन से कर दिया। ठीक है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य को गुप्त वंश के संरक्षण में मिलाया। ठीक है, ठीक है, जब ये जो रुद्रसेन है इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो रुद्रसेन का जो शासन था उसको क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश में मिला लिया। ठीक है, उसका जो मेन संधि विग्राहक व प्रधान सचिव था वो था वीरसेन था। ठीक है, ये पता चलता है हमें उदयगिरी अभिलेख से। इसका इतना याद रखिए कि उसका विक्रमादित्य का प्रधान सचिव विग्राहक जो था वो वीरसेन था। चीनी यात्री फाह्यान। ठीक है, चीनी यात्री फाह्यान 399 से 414 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख दिल्ली के मेहरौली अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अब इसके विजय का अभिलेख कहाँ मिलता है, दिल्ली में एक अभिलेख है मेहरौली लौह स्तंभ। ठीक है, जिसे इसने ही खुदवाया है। ठीक है, यहाँ से इसके विजय का अभिलेख मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रय दाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था, स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रय दाता था। इसके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे। ठीक है, जिसे नवरत्न कहा जाता था, जो कि 9 विद्वान ही थे। इस मंडली में कौन कौन थे, ठीक है, और जो 9 रत्न थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, एक कालिदास था, वराहमिहिर था, धन्वंतरी, अमर सिंह, क्षणपक, बेताल भट्ट, शंकु। ठीक है, शंकु, और उसके बाद घट कर्पण और वर रुचि। ठीक है, ये सभी 9 विद्वान इनके समय मौजूद थे। ठीक है, तो विक्रमादित्य के 9 रत्न के बारे में हम देखते हैं। तो विक्रमादित्य का जो 9 रत्न था, ठीक है, उसमें कौन कौन से शामिल थे, तो एक था कालिदास। ठीक है, एक था वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, क्षणपक, बेताल भट्ट, शंकु, घट कर्पण और वर रुचि। ठीक है, ऐसे ऐसे विद्वान इनके समय मौजूद थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्के गुप्त शासकों में किसने चलाए थे, तो ये चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इसके धनुर्धारी प्रकार के स्वर्ण सिक्के थे। ठीक है, अब इसके जो स्वर्ण सिक्के थे वो कैसे थे, धनुर्धारी प्रकार के। और उसने जो समुद्रगुप्त था उसने गरुड़ टाइप का सिक्का चलवाया था। ठीक, इसी के शासनकाल में उज्जैनी में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसी के समय क्या हुआ था, उज्जैनी में महाकालेश्वर मंदिर बनाया गया था। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं कुमारगुप्त, जिसे क्या कहा जाता था, महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था। कुमारगुप्त जो है इसने
नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, कुमारगुप्त ने मयूर शैली का सिक्का चलवाया था, जो कि कैसा था, चांदी रजत सिक्के ही थे, चांदी और चांदी के सिक्के, जिसे मयूर शैली का सिक्का के नाम से भी जाना गया। महाराष्ट्र के सतारा से ये मुद्राएं मिली है। ठीक, तो ये जो मयूर शैली का सिक्का है ये महाराष्ट्र राज्य से मिला था। गुप्तों में ये पहला शासक था जिसके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसका जो एक अभिलेख भी मिला है, भीषलगढ़ का स्तंभ अभिलेख। ठीक है, भीषलगढ़ का स्तंभ अभिलेख। ठीक है, ठीक है, हम देख रहे हैं कुमारगुप्त। ठीक है, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तथा महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ठीक, कुमारगुप्त ने जब अश्वमेध यज्ञ करा लिया उसके बाद इसने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की ली। इसे अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्रों के साथ संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, कुमारगुप्त को पुष्यमित्रों से संघर्ष करना पड़ा। ठीक, एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। ठीक, वत्स भट्टी ने रचना की थी जिसकी मंदसौर अभिलेख की। इसमें कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा द्वारा पश्चिमी मालवा में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। ठीक है, तो मंदसौर अभिलेख जिसकी स्थापना की थी वत्स भट्टी ने, इसकी रचना की थी। इसमें बताया गया था कि कुमारगुप्त का राज्यपाल था बंधु वर्मा। ठीक है, कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा, जिसने पश्चिमी मालवा में क्या किया था, सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, कुमारगुप्त। ठीक, कुमारगुप्त के बाद हम देखते हैं स्कंदगुप्त को। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था, हुड़ों को पराजित किया था इसने, और हुड़ों को पराजित करके इसने भारत से बाहर निकाल दिया था। जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या किया था, उसने शकों को पराजित करके बाहर किया था, और स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित करके भारत से बाहर कर दिया। इतिहास में इसे मलेच्छ कहा जाता था। मलेच्छ कहा जाने के कारण, कहे जाने वाले हुड़ों से आक्रमण करने के कारण चर्चित, ठीक है, चर्चित था। और जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख है कि इसने क्या किया था, हुड़ों को पराजित करके भारत से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भीतर गांव अभिलेख भी इसने खुदवाया। ठीक, स्कंदगुप्त ने भीतर, तो स्कंद जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, भीतर मिलते हैं। स्कंद कंद वगैरह ऐसे करके याद रख सकते हो। तो स्कंदगुप्त ने भीतर गांव अभिलेख भी खुदवाया। इसके अलावा इंदौर ताम्रपत्र और जूनागढ़ अभिलेख इसी का है। ठीक है, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील। ठीक है, गिरनार पर्वत जो था वहाँ पे सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया एवं झील के किनारे विष्णु मंदिर भी बनवाया इसने। ठीक है, गिरनार पर्वत में क्या किया, सुदर्शन झील बनवाया, और वहाँ उसका बनवाया नहीं, पुनरुद्धार करवाया था। और उसी झील के किनारे स्कंदगुप्त ने विष्णु का मंदिर भी बनवाया, विष्णु जी का मंदिर भी बनवाया था। और इसकी जो निर्माण है इसी काल में पर्णदत्त ने किया। विष्णु मंदिर का निर्माण इसी काल में पर्णदत्त ने किया। ठीक है, तो जो सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर बनवाया, उसे बनवाया था किसने, पर्णदत्त ने, लेकिन स्कंदगुप्त के ही समय बनवाया था। ठीक है, हुड़ों का उल्लेख जो है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलता है। अगर हुड़ों का अभिलेख कहाँ से मिलता है पूछते, तो जो भीतरी अभिलेख है वहाँ से हुड़ों का के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद एक और अगला शासक आता है, स्कंद के बाद आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त का था एरण अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है जहाँ पे पहली बार सती होने का इतिहास मिलता है 510 ईस्वी के आसपास। तो भानुगुप्त ने एरण अभिलेख खुदवाया जहाँ पे पहली बार सती प्रथा का उल्लेख इस अभिलेख से प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार हुड़ों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो हुड़ों ने भारत में आक्रमण गुप्त काल में किया था। ठीक है, कब किया था, गुप्त काल में। हुड़ों का प्रबल मुकाबला जो है वो कुमारगुप्त ने किया। ठीक है, हुड़ों का हालांकि प्रबल मुकाबला तो कुमारगुप्त ने किया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने बाद में इन्हें क्या किया था, स्कंदगुप्त ने इनको पराजित किया था। ठीक है, प्रसिद्ध शासक जो हुड़ों का था वो था तोरमान और मिहिरकुल। ठीक है, तोरमान और मिहिरकुल जो है ये हुड़ों के प्रमुख शासक थे। इसमें तिगिन को हुड़ों का प्रथम राजा माना जाता था। किसको, तिगिन नाम का शासक था, इसके हुड़ों का प्रथम राजा माना जाता था। एक चीनी यात्री भी था शुंग यून। ठीक है, ये 515 से 520 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा पर आया था। ठीक है, आया था।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं मालवा। मालवा में कौन शासक था? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने हुड़ों की सत्ता को उखाड़ फेंका। ठीक है, तो हुड़ों को बाहर निकाला किसने? स्कंदगुप्त ने, लेकिन हुड़ों की पूरी सत्ता को उखाड़ फेंका मालवा के शासक, ठीक है, जिनका नाम था यशोवर्मन। ठीक है, इसने हुड़ों की पूरी सत्ता को उखाड़ फेंक दिया। ठीक है, इसके बाद आता है एक और अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, इसमें क्या हुआ? इसमें लगभग मिहिर कुल को यशोवर्मन ने पराजित किया था। ठीक है, तो इसमें मंदसौर अभिलेख से भी ये पता चलता है कि जो यशोवर्मन था, इसने कि कौन था? यशोवर्मन। इसने हुड़ों के राजा मिहिर कुल, ठीक है, मिहिर कुल को हरा दिया था। किसने? यशोवर्मन ने। और ये जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, गुप्तकालीन संस्कृति। ठीक है, प्रमुख प्रमुख शासकों को देखने के बाद अब हम गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में देखते हैं। तो गुप्त वंश जो है मुख्य रूप से वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये ठीक है, ये तो पता ही है। कौन से धर्म का अनुयायी थे ये लोग? वैष्णव धर्म के। ठीक है, अनेक शासकों ने परम भागवत की उपाधि यहाँ पे धारण किया हुआ था। ठीक, इस काल में वैष्णव धर्म जो है वो चरम सीमा पर थी। ठीक है, गुप्तों ने शैव धर्म को भी संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान सचिव एवं सेनापति वीरसेन क्या था? ये शैव धर्मावलंबी था। ठीक है, जिसने उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो उदयगिरी गुफाओं का निर्माण करवाया था वीरसेन ने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? प्रधान सेनापति था। ठीक है, इस काल में विष्णु और शिव की संयुक्त रूप से पूजा की जाती थी। ठीक है, संयुक्त रूप से पूजा करने की परंपरा चालू हुई। इसका नाम था हरिहर। ठीक, इस काल में विष्णु और शिव की संयुक्त रूप से पूजा करने की परंपरा क्या थी? शुरू की गई, और इसका नाम था हरिहर। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो इस काल में त्रिमूर्ति की पूजा परंपरा प्रारंभ हुई। ठीक है, त्रिमूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें भगवान के 10 अवतार जो हैं, जिसे अवतारवाद भी कहा जाता है, इसकी पूजा करने की परंपरा चालू है। इस काल में मंदिर निर्माण की परंपरा चालू होती, तो गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण की परंपरा जो है वो भी चालू हो जाता है। हिंदू धर्म की स्थापना जो है गुप्त काल में ही हुई। तो हिंदू धर्म की स्थापना किस काल में हुई पूछा जाए तो आपको उत्तर लेना है गुप्त काल में। ठीक है, विष्णु एवं लक्ष्मी की पूजा गुप्त काल से ही चालू हो जाती है। सर्वाधिक प्रचलित थी उस समय विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा। सूर्य जो है सूर्य पूजा का प्रमुख केंद्र था मुल्तान, जो पाकिस्तान में था। ठीक है, यहाँ सूर्य मंदिर भी प्रसिद्ध है। कहाँ पे? मुल्तान में। ठीक है, बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में ही प्रसिद्ध बौद्ध विहार नालंदा की स्थापना की गई। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध विहार कौन था? गुप्त काल में ही प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना नालंदा, ठीक, जो कि प्रसिद्ध था बौद्ध विहार के लिए, यहाँ गुप्त काल में ही भी इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें प्रमुख मंदिरों में तो दशावतार मंदिर, ठीक है, जो कि कहाँ था? दशावतार मंदिर था ये था उत्तर प्रदेश में। दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण था ये। ठीक है, दशावतार जो मंदिर है, भीतर गांव का अभिलेख, ठीक है, भीतर गांव के अभिलेख, ठीक है, जिसे लक्ष्मण मंदिर, इसमें कानपुर उत्तर प्रदेश वगैरह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पार्वती मंदिर था, जो कि कहाँ था? जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहीं जो भीतर गांव का मंदिर है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जिसे लक्ष्मण मंदिर भी कहा गया था। उसके बाद हमने देखा पार्वती मंदिर, तो कि ये नाचना कुठार में था, जो कि जबलपुर में है। उसके बाद देवरानी जेठानी मंदिर इस काल में प्रसिद्ध था, जो कि तालागांव छत्तीसगढ़ से था। लक्ष्मण मंदिर ये भी प्रसिद्ध था उस समय। लक्ष्मण मंदिर तो छत्तीसगढ़ के सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर था। एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, वो भीतर गांव कानपुर में, वो भी इसी काल से थे। विष्णु मंदिर, ठीक है, जो कि जबलपुर में ही थे, मध्य प्रदेश में विष्णु मंदिर याद रखना है। और बौद्ध मंदिर तो नालंदा बिहार, इसे आप बौद्ध मंदिर मान सकते हो। महाबोधि मंदिर ये बोध गया बिहार में था। महाबोधि मंदिर कहाँ था? महाबोधि मंदिर तो ये था बोध गया और बिहार में। ठीक है,
उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मूर्ति कला के बारे में। ठीक है, मूर्ति कला के बारे में अगर गुप्त काल में देखें तो सारनाथ और मथुरा में क्या था, मूर्ति कला केंद्र था। सारनाथ और मथुरा में था मूर्ति कला केंद्र। ठीक है, यहाँ पे विकास हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उदयगिरी से प्राप्त वराह अवतार की मूर्ति मिली है। ठीक है, कहाँ से, उदयगिरी से वराह अवतार की मूर्ति प्राप्त होती है। सारनाथ में पद्मासन मुद्रा में प्राप्त बुद्ध की मूर्ति मिलती है। ठीक है, सारनाथ में। ठीक है, मूर्ति कला में इतने याद रखना है, सारनाथ और मथुरा का मूर्ति कला केंद्रों के रूप में विकास किया जाता है। उसके बाद हम इसी काल में क्या हुआ था, शिव के अनिरुद्धा अर्धनारीश्वर रूप की रचना इसी समय की गई थी। ठीक है, तो शिव की अर्धनारीश्वर रूप की रचना गुप्त काल से ही मानी जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन। तो दास प्रथा चरम सीमा पर था। ठीक है, गुप्त काल में क्या था, दास प्रथा चरम सीमा पर था और सती प्रथा जो है वो प्रारंभ हो गया था, जो कि एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्रथम सती होने का जो साक्ष्य है वो मिलता है। ठीक है, गोपराज सेनापति की मृत्यु होने पर, ठीक है, उसकी पत्नी जो है वो सती हो गई थी गोपराज के साथ। शूद्रों की स्थिति जो है वो थोड़ी सी सुधरी। ठीक है, पर्दा प्रथा का प्रचलन केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों में था। ठीक, पर्दा प्रथा प्रचलित था गुप्त काल में। ठीक है, पर्दा और गुप्त ऐसे करके जोड़ सकते हो इसको, तो उच्च वर्ग में प्रचलित था ये पर्दा प्रथा। ठीक है, पुनर्मु, पुनर्मु क्या था, पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री को उस समय पुनर्मु कहा जाता था। ठीक, तो सामाजिक जीवन में आपको याद रखना है, दास प्रथा दास प्रथा जो है ये चरम सीमा पर था। इसके अलावा सती प्रथा चालू थी उस समय, सती प्रथा। ठीक है, और प्रथम सती हुआ था गोपराज के पत्नी। ठीक है, शूद्रों की स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन पर्दा प्रथा भी प्रचलित था गुप्त काल में, जो कि उच्च वर्गों में प्रचलित था। और पुनर्मु क्या था, तो पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री को पुनर्मु कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद हम व्यापार में देखते हैं। तो भारत के पूर्व में कलकत्ता तथा पश्चिम में गुजरात के भड़ौज से व्यापार किया जाता था। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल अगर हम बात करें गुप्त काल में व्यापारिक स्थल में, तो आपको उज्जैन को याद रखना है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग में वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग गुप्त काल। ठीक है, तो वस्त्र पहन के क्या करते हैं हम, अपने अंग को क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं, छुपा के रखते हैं, ऐसे करके। तो गुप्त काल में वस्त्र उद्योग भी प्रचलित था। ठीक है, ठीक है, इन्होंने कृषि सुधार में भी ध्यान दिया। ठीक है, गुप्त शासकों ने क्या किया, कृषि के सुधार के लिए भी इन्होंने क्या किया, नहरें बनवाई। ठीक है, अनेक सुदर्शन झील की मरम्मत, ठीक है, इनके समय ही होता है। ठीक, सुदर्शन झील का मरम्मत। ठीक है, खील और सील क्या था, तो वह भूमि जो जोती नहीं जाती थी। ठीक है, वह भूमि जिसे जोता नहीं जा सकता था उसे खील और सील के नाम से जाना जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। तो इन लोगों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जिसको दिनार के नाम से जाना जाता था। और जो निखान निधि था, ठीक है, क्या था, निखान निधि। ठीक है, निखान निधि क्या था, इसे छिपा खजाना माना जाता था। रेशम का व्यापार, ठीक है, भारत और रोम के मध्य दोस्तों रेशम का व्यापार होता था गुप्त काल में। ठीक है, अगर अब हम देखते हैं गुप्त में प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो मौर्यों से कम केंद्रित था, इनका जो प्रशासन है वो मौर्यों की तरह तो नहीं था, लेकिन सम्राट की जो तुलना है यहाँ पे गुप्त काल में वो देवताओं से की जाती थी, कि भाई सम्राट को देवता मान लिया जाता था। केंद्रीय शासन के विभागों को, केंद्रीय जो शासन होता था उनमें जो विभाग होते थे उसे अधिकरण कहते थे। गुप्त काल में केंद्रीय शासन के विभिन्न भागों को अधिकरण के नाम से जाना जाता था और गणतंत्री राज व्यवस्था का इसमें ह्रास हो गया। आगे हम देखें तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, इनका जो प्रशासन है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था, यानी राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी राजा बनता था, इस प्रकार का। ठीक है, देवत्व का सिद्धांत प्रचलित था, राजा लोगों को देवता मान ले जाते थे। ठीक है, प्रांतों को जैसे कि अवनी, देश अथवा मुक्ति कहा जाता था। ठीक है, तो गुप्त काल में प्रांतों को क्या क्या नाम दिया जाता था, अवनी, देश और भुक्ति। ठीक है, इन नामों से गुप्त काल में प्रांतों को जाना जाता था।
तो सबसे बड़ी जो इकाई होती थी प्रशासनिक इकाई, उसे देश और राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। और जो भुक्ति का प्रमुख होता था अर्थात प्रांतों का प्रमुख, उसे ऊपरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊपरी बोला जाता था गुप्त काल में। ठीक है, भुक्ति का विभाजन जनपद में होता था। ठीक है, जनपद या विषय का जो होता था प्रमुख, उसे विषयपति या कुमारा मात्य बोला जाता था। ठीक है, आगे अगर हम देखें प्रशासनिक इकाई, तो सबसे ऊपर होता था देश, जिसे राष्ट्र बोला जाता है। और उसके नीचे होता था विषय। ठीक है, उसके नीचे बीत, उसके बाद पेट होता था, जिसे ग्रामों का समूह बोला जाता था। और ग्राम जो है वो सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। ठीक है, ग्राम सभा को ग्राम जनपद एवं पंचमंडली भी कहा जाता था। ठीक है, ग्राम सभा को उस समय क्या कहा जाता था गुप्त काल में? तो ग्राम सभा को ग्राम जनपद या फिर पंचमंडली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रामों का। ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं महाबलाधिकृत। ठीक है, एक होता था महाबलाधिकृत, एक क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, गुप्त काल का, जिसे महाबलाधिकृत बोला जाता था। अग्रहार, सिर्फ ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाला अनुदान जो था उसको अग्रहार के नाम से जाना जाता था। सातवाहन काल से भूमिदान की परंपरा शुरू हुई थी, परंतु सर्वाधिक भूमिदान गुप्त शासकों ने ही किया था। ठीक है, सर्वाधिक भूमिदान गुप्त शासकों ने किया। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारी गुप्त काल में था तो महासेनापति, महाबलाधिकृत, रण भांडाग्रिक। ठीक, उसके बाद दंडपाशिक, महादंड नायक, महासंधि विग्रह, महाप्रतिहार, पूर्वपाल। ठीक है, ये सभी क्या थे? प्रमुख अधिकारी थे। तो महासेनापति, तो सेना का प्रमुख जो होता था महासेनापति। महाबलाधिकृत, सेना व छावनी का जो प्रमुख होता था उसे महाबलाधिकृत के नाम से जाना जाता था। रण भंडारगिक, सैन्य व वित्त सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अधिकारी जो होता था उस रण भंडारगिक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रण भंडारगिक। उसके बाद दंड पाशिक, तो ये पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता था। ठीक, महादंड नायक, ये क्या होता था? न्यायाधीश होता था। महादंड नायक दंड देने वाला, तो ये क्या था? न्यायाधीश। महासंधि विग्रह, युद्ध और शांति में का जो संबंधित मंत्री था उसे महासंधि विग्रह कहते थे। महाप्रतिहार, शाही महलों का रखवाला, शाही महलों का रक्षा करने वाला, उसे बोला जाता था महाप्रतिहार। उसके बाद एक होता था पूर्वपाल, तो नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे पूर्वपाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो गुप्त काल में प्रमुख अधिकारियों में महासेनापति, महाबलाधिकृत, रण भंडारगिक, जो सैन्य वित्त सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अधिकारी होता था। दंडपाशिक, पुलिस प्रमुख, महादंड नायक, न्यायाधीश, महासंधि विग्रह, युद्ध व शांति का मंत्री होता था। महाप्रतिहार, शाही महलों का रखवाला। पूर्वपाल, नगर का प्रमुख अधिकारी पूर्वपाल कहलाता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें विकेंद्रीय प्रशासन। ठीक है, तो साम्राज्य जो है प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। ठीक है, अब भुक्ति का जो प्रमुख है उसे ऊपरी नाम से जाना जाता था, जिसे हमने आपको बताया। अब बात करते हैं मुद्रा की। तो गुप्तों की स्वर्ण मुद्राओं में स्वर्ण सोने की मात्रा में कुषाणों की स्वर्ण मुद्राओं की तुलना में कम थी। हालांकि ठीक है, जो गुप्तों की स्वर्ण मुद्राएं थी, सोने की मात्रा इनमें क्या थी? गुप्तों के मुकाबले इनमें सोने की मात्रा कम थी। ठीक है, इस काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गए, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्तों ने ही चलवाए। तांबे के सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में कम था, उतना नहीं था। ठीक है, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ठीक है, और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। किस काल में? गुप्त काल में। गुजरात विजय के पश्चात चांदी के सिक्के चलाए किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों को पराजित करने पर। ठीक है, इसने क्या किया था? गुजरात विजय के पश्चात चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और शकों को इसने पराजित किया था। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, जिसे कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चित्रकला के बारे में। तो गुप्तकालीन चित्रों के उत्तम उदाहरण हमें महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद से देखने को मिलता है। औरंगाबाद में स्थित क्या है? अजंता। अजंता की गुफाओं तथा ग्वालियर के समीप स्थित
बाघ की गुफाओं से हमें चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो गुप्तकालीन चित्रों के उत्तम उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कहाँ से, महाराष्ट्र प्रांत में जो है औरंगाबाद, वहाँ स्थित है अजंता। ठीक है, अजंता की गुफा तथा ग्वालियर के समीप स्थित है क्या, बाघ की गुफा। यहाँ से हमें चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने देखने को मिलते हैं। ठीक है, अजंता में क्या है, अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में, ठीक है, केवल 6 गुफा ही क्या है शेष बचे हैं। इन 6 गुफाओं में गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन। ठीक है, तो जो बचे 6 गुफा है उनमें 16 और 17 नंबर के जो हैं वो ही गुप्तकालीन गुफाएं हैं। अजंता में प्रमुख चित्रों के विषय क्या क्या हैं, तो मरणासन राजकुमारी की, ठीक है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, माता व पुत्र जुलूस आदि। ठीक है, इन सभी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या, मरणासन राजकुमारी की, उसके अलावा महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है उसका चित्र बना हुआ है अजंता में। इसके अलावा माता व पुत्री का जो जुलूस आदि है इसका वहाँ पे बना हुआ है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी। ठीक है, और जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा थी उससे संबंधित थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख और उनके प्रवर्तक। ठीक है, तो इनमें देखते हैं सबसे पहले समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन कौन सा था, तो इसका था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और एरण प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का। उसके बाद चंद्रगुप्त का अभिलेख था सांची का अभिलेख, और एक था उदयगिरी का अभिलेख, और एक मेहरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो 3 अभिलेख इसका हुआ। उसके बाद है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का अभिलेख सब मंदसौर अभिलेख, विल्सन स्तंभलेख और उदयगिरी गुहा लेख। खेती होती चढ़े हो। ठीक है, तो गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख एवं उनके प्रवर्तक में अगर हम बात करें तो शासकों में सबसे पहला शासक देखा समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो इसमें प्रयाग प्रशस्ति, एरण अभिलेख, ठीक है, ये 2 अभिलेख जो हैं ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनका सांची अभिलेख था। ठीक है, और उदयगिरी शिलालेख, इसके अलावा मेहरौली प्रशस्ति, 3 इसका हुआ। उसके बाद कुमारगुप्त का था मंदसौर अभिलेख, कुमार मंदबुद्धि का होता है ऐसे करके बोल सकते हो। विल्सन स्तंभलेख और उदयगिरी गुहा लेख। ठीक है, ये सभी के सभी कुमारगुप्त से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद स्कंदगुप्त, तो जूनागढ़ प्रशस्ति और भीतरी अभिलेख। ठीक है, स्कंद क्या था, बहुत जुन्ना था, पुराना हो गया था, जो कि कहाँ था, भीतर में था। ठीक है, तो उसे निकाला गया, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ प्रशस्ति और भीतरी अभिलेख था। कुमारगुप्त द्वितीय, इसका सारनाथ बुद्ध मूर्ति का अभिलेख था। ठीक है, कुमारगुप्त का सारनाथ बुद्धि अभिलेख। ठीक है, उसके बाद भानुगुप्त का एरण अभिलेख पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे गुप्तकालीन साहित्य के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल कहा जाता है। और पुराणों का जो अंतिम रूप से संकलन जो किया गया था, अंतिम संकलन, वो गुप्त काल में ही किया गया था। ठीक है, रामायण और महाभारत का संकलन गुप्त युग में ही हुआ। रामायण और महाभारत इनका संकलन कहाँ हुआ, गुप्त युग काल में ही माना जाता है। विशेषतः अगर हम बात करें तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, क्लासिकल युग एवं पैरिक्लिन युग भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, गुप्त काल को। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग और पैरिक्लिन युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का भी स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, तो इन तीनों बातों को याद रखना है। गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल कहा जाता है। अंतिम रूप से पुराणों का संकलन यहीं से हुआ। रामायण और महाभारत का संकलन गुप्त काल में ही चालू हुआ था। इसके अलावा गुप्त काल को स्वर्ण युग और पैरिक्लिन युग के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता था किसको, कालिदास को। इस समय किसने कहा था, विकियो डर्सियम ने। ठीक, अगर हम तुलसीदास की बात करें तो इनकी रचना में मेघदूतम, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्शियम, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, उपरोक्त सभी ये कालिदास की रचनाएं थी। ठीक है,
इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स द्वारा अनुवाद किया गया था। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम था, इसका अनुवाद भी किया था किसने? विलियम जोन्स ने। उसके बाद विष्णु वर्मा का देख लेते हैं पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नारायण पंडित का एक पुस्तक था हितोपदेश नाम का। ठीक, उसके बाद शूद्रक ने मृच्छ कटिकटम का ये इसने रचना किया था। उसके बाद देखते हैं भास ने स्वप्नदत्ता की रचना की थी। ठीक है, कामंदक ने नीतिसार जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित था। ठीक है, इसने ये जो है नीतिसार था कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित ग्रंथ, इसकी रचना कामंदक ने किया था। उसके बाद आता है वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी, जो कि संस्कृत का शब्दकोश था। असंग क्या था? असंग ने किया था योगासार, महायान और सूत्रालंकार की रचना। बुद्ध घोष ने विशुद्धि मार्ग की रचना की थी। सिद्ध सेन ने न्याय वार्ता की रचना किया था। सिद्ध सेन ने क्या किया था? न्याय वार्ता की रचना। और बुद्ध सेन ने विशुद्धि मार्ग की रचना की थी। इसके अलावा विशाख दत्त की बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना किया था इसने, विशाख दत्त ने। और चंद्र गोमिन ने किया था चंद्र व्याकरण का। ठीक, गुप्तकालीन विज्ञान के बारे में कुछ हम देख लेते हैं। तो आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट रचना की थी आर्यभट्टी की। उसके बाद सूर्य का सिद्धांत इन्होंने बताया, सूर्य सिद्धांत दिया। इन्होंने दशमलव प्रणाली, बीजगणित एवं शून्यवाद का भी उद्भव इनके द्वारा कराया गया, दशमलव प्रणाली का। इसके साथ ही बीजगणित के अलावा शून्यवाद का भी इसने क्या किया था? बताया था इनके बारे में। ठीक है, खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिष ये सभी थे ये। ठीक, इन्हें प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक कहा जाता था, जिसने यह बताया कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी जो है उसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसने ये भी बताया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा पृथ्वी के परिधि का लगभग दूरी इसने बताया था, और पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण आर्यभट्ट ने ही दिया था। उसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मगुप्त ने लिखा था, इसकी जो रचना थी वो थी ब्रह्म सिद्धांतिका। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की रचना जिसे बोला जाता है ब्रह्म सिद्धांतिका, ये भारत का न्यूटन के नाम से जाना जाता है। किनको? ब्रह्मगुप्त को। ठीक है, न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो ब्रह्मगुप्त ने ही दे दिया था। उसके बाद अगला हम देखते हैं वराहमिहिर था, ये खगोलविद था। इसने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना किया था। किसने? वराहमिहिर ने। उसके बाद भास्कराचार्य, ये जो था गणितज्ञ था भास्कराचार्य। ठीक है, भारत में साहित्य विकास के कारण इसे प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में जो साहित्य विकास हुआ इस कारण इसे प्राचीन भारत का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। किसको? गुप्त काल को। इसे प्राचीन भारत का स्वर्णकाल, अर्थात किसको? गुप्त काल को। अब गुप्त काल में हम चित्रकला की बात करें तो प्रमुख चिकित्सक की बात करें तो यहाँ चिकित्सक में था वाग्भट। ठीक है, इसने अष्टांग हृदय की रचना की थी। किसकी? अष्टांग हृदय की रचना वाग्भट के द्वारा किया गया था। उसके बाद धन्वंतरी भी गुप्त काल से संबंधित है, तो ये भारत का पहला सर्जन कहलाता है। ठीक है, धन्वंतरी। इसके बाद आया था सुश्रुत जो है आयुर्वेद आचार्य था। ये तीनों आयुर्वेद के क्या थे? चिकित्सक थे। बौद्ध विद्वान नागसेन नागार्जुन ने इस चिकित्सा का आविष्कार किया था। ठीक है, तो गुप्त काल में चिकित्सा में हमने देखा कि प्रमुख चिकित्सक की बात करें वाग्भट, धन्वंतरी और सुश्रुत। ठीक है, वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना की, धन्वंतरी ने जो है वो भारत का पहला सर्जन कहलाता है, सुश्रुत ये आयुर्वेद आचार्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें गुप्तकालीन 4 शैव प्रधान क्या थे, तो इसमें ध्यान रखना भारत में मंदिर निर्माण जो प्रारंभ हुआ वो गुप्त काल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में पूरा गुप्त काल जो है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है।